घर में अगर बेटी का जन्म हो तो कहा जाता है कि घर में लक्ष्मी आई है। मगर सच तो ये है कि जिस दिन बेटी का जन्म होता है माता पिता उसी समय से पैसा जोड़ना शुरू कर देते हैं, सिर्फ एक अरमान पूरा करने के लिए कि एक दिन इसे डोली में विदा करना है। अब जरा सोचिए कि शादी के दूसरे दिन ही घर बेटी नहीं बेटी का शव आए तो क्या गुजरेगी माता पिता पर। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी ही कुछ इस प्रकार है, एक ही घर में 6 हत्याओं की कहानी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरची और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्राइम कथा में। कहानी शुरू होती है मैनपुरी के एक छोटे से गांव गोकुलपुरा अरसारा गांव से। इस गांव से एक बारात जा रही है गंगापुर के लिए। ये गंगापुर इटावा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। जब ये बारात गंगापुर पहुंच जाती है तो लड़की के परिजन इस बारात के आदर सत्कार में जुट जाते हैं। सारी रात शादी की सभी रस्में विधि पूर्वक संपन्न कराई जाती हैं। अगली सुबह तारीख 23 जून दिन शुक्रवार को तकरीबन 9-10 बजे बारातियों और दुल्हन की विदाई भी कर दी जाती है। 12-1 बजे ये बारात गोकुलपुरा अरसारा गांव पहुंच जाती है। वहां पर पहुंचते ही सबसे पहले नवविवाहित जोड़े का गृह प्रवेश कराया जाता है और शादी की कुछ रस्में वहां भी संपन्न कराई जाती हैं। घर में हर तरफ खुशी का माहौल है और इस खुशी को और बढ़ाने के लिए शाम को नाच गाने का भी प्रोग्राम रखा जाता है। तो इस पर कुछ लोग कहते हैं कि नाच गाने की बात हो और डीजे ना हो तो मजा नहीं आता है, इसलिए डीजे की भी व्यवस्था कर ली जाती है। साथ में ये भी ध्यान रखा जाता है कि अगर लाइट चली गई तो फिर डीजे किस काम का है, तो डीजे के साथ साथ वो लोग जनरेटर को भी ले आते हैं। सूर्य के छिपते ही शाम होते ही डीजे स्टार्ट कर दिया जाता है। परिवार के सभी सदस्य और रिश्तेदार डीजे पर डांस करने लगते हैं। बारी बारी से सभी लोग डांस करते हैं। अब समय जैसे जैसे बढ़ रहा है डीजे पर डांस करने वालों की संख्या कम हो रही है। इस दौरान दूल्हा दुल्हन का भी नंबर लगता है और दुल्हन के साथ परिवार के कई सदस्य बारी बारी से डांस करते हैं। इस डांस के आसपास खड़े लोग वीडियो भी बना लेते हैं और ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा वायरल भी होता है, क्योंकि कुछ कांड ही ऐसा हो गया था। समय और बढ़ता है तो डीजे के आसपास डांस करने वालों की संख्या और कम हो जाती है। इसी दौरान दूल्हे का बड़ा भाई कोल्ड ड्रिंक लेकर के आता है। सबसे पहले दूल्हा दुल्हन को कोल्ड ड्रिंक पिलाता है, इसके बाद मौजूदा सभी लोगों को कोल्ड ड्रिंक पिलाई जाती है। समय और ज्यादा होता है तो डीजे बंद कर दिया जाता है और सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं। अब रात के तकरीबन 2-2:30 बज रहे थे। दूल्हे का बड़ा भाई उठता है और अपने घर, जो कि कुछ ही दूरी पर उसका घर है, वो अपने घर चला जाता है। इसी समय दूल्हे की बहन जाग जाती है और अपने बड़े भाई को देख लेती है कि बड़ा भाई उठ करके अपने घर की तरफ जा रहा है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस घर में दुल्हन आई है, जिस घर में शादी की अभी तैयारियां चल रही हैं, जिस घर में शादी का माहौल है, उस घर के मुखिया का नाम है सुभाष चंद्र और उनकी पत्नी का नाम है यशोदा देवी। सुभाष चंद्र और यशोदा देवी की 4 संतानें हैं, जिसमें 1 लड़की और 4 लड़के हैं। लड़की की सौरभ से शादी करा दी जाती है। बड़े बेटे शिवबीर का भी विवाह हो गया है, जिसने अभी कोल्ड ड्रिंक पिलाई थी। शिवबीर की पत्नी का नाम है डॉली और इसके 2 बच्चे भी हैं, जिसमें 1 लड़का और 1 लड़की है। लड़की की उम्र 3 साल है और लड़के की उम्र 3 महीना। शादी के बाद शिवबीर की हरकतों को देखते हुए पिता ने जायदाद का हिस्सा करते हुए अपने बड़े बेटे शिवबीर को अलग कर दिया और कहा, अपना कमाओ अपना खाओ, हम अब तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सकते हैं। दरअसल शिवबीर कमाई करने में थोड़ा कच्चा है। जिस बेटे की अभी शादी हुई है उसका नाम है सोनू और उसकी पत्नी का नाम है सोनी। सबसे छोटे बेटे का नाम है भुल्लन। ये परिवार के मुख्य सदस्य हैं। बड़ा बेटा अपने घर जाता है और वहां से एक धारदार हथियार लेकर के आता है, जिसका आकार फरसे की तरह है। इस हथियार को उसने 20-25 दिन पहले अपने हाथों से ही तैयार किया था, मशीन का गड़सा निकाल करके। इस हथियार को लेकर के शिवबीर अपने पिता के घर आता है और दबे पांव सीधा छत पर चला जाता है। छत पर एक कमरा बना हुआ है, जिसमें नवविवाहित जोड़ा सोनू और सोनू की पत्नी सो रहे हैं। कमरा काफी पुराना है तो दरवाजे भी पुराने होंगे। शिवबीर दरवाजे को आसानी से खोल लेता है और कमरे के अंदर चला जाता है। कमरे के अंदर जाते ही वो सोनी पर उस धारदार हथियार से बार पर बार प्रहार पर प्रहार करता है
और कुछ देर बाद सोनी का कत्ल कर देता है। सोनी के बगल में लेटा हुआ उसका पति, उसे अभी कोई खबर नहीं है कि जिस पत्नी को वो आज अपने घर लेकर के आया है, अब वो पत्नी इस दुनिया में नहीं रही। शूरवीर सोनी का कत्ल करने के बाद सोनू की तरफ जाता है और ठीक उसी प्रकार से सोनू के शरीर पर भी बार पर प्रहार करता है और सोनू का भी कत्ल कर देता है। सोनू का कत्ल करने के बाद शूरवीर फिर से दबे पांव सीढ़ियां उतरता है और सीढ़ियां उतरते हुए जब वो नीचे आता है तो देखता है कि सीढ़ियों के पास में ही उसका बहनोई यानी बहन का पति सौरभ सोया हुआ है। वो उसी धारदार हथियार से सौरभ पर ही प्रहार करना शुरू कर देता है और 6-7 बार प्रहार करने के बाद सौरभ का भी कत्ल कर देता है। वो घर में और आगे बढ़ता है तो उसका सबसे छोटा भाई भुल्लन लेटा हुआ है। वो उसी धारदार हथियार से भुल्लन पर भी बार प्रहार करता है और भुल्लन का भी कत्ल कर देता है। भुल्लन के पास में ही एक चारपाई पड़ी हुई है जिस पर उसका खुद का दोस्त दीपक लेटा हुआ है और ठीक इसी प्रकार से दीपक पर भी प्रहार करता है और उसके शरीर के टुकड़े कर देता है। जिस समय ये धारदार हथियार से इन लोगों पर प्रहार कर रहा था तो इस हथियार की आवाज से पत्नी की भी आंख खुल जाती है। शूरवीर अपनी पत्नी की तरफ जाता है और अपनी पत्नी पर भी उसी धारदार हथियार से प्रहार करने लगता है। जैसे ही वो अपनी पत्नी पर प्रहार करता है, पत्नी चारपाई से खड़ी हो जाती है और वो धारदार हथियार पत्नी को न लग करके चारपाई पर लग जाता है। वो इतनी तेज से इस धारदार हथियार से प्रहार करता है पत्नी पर कि जैसे ही वो धारदार हथियार चारपाई पर लगता है तो वो धारदार हथियार टूट जाता है। शूरवीर को कुछ समझ में नहीं आता है। वो टूटे हुए फरसे को उठाता है और उसी टूटे हुए फरसे से अपनी पत्नी पर फिर से प्रहार करने लगता है। पत्नी के नजदीक ही पत्नी की मामी सास भी सोई थी तो शूरवीर की पत्नी डॉली बार बार मामी सास को आवाज देती है कि मामी मुझे बचाओ वरना आज ये मुझे मार डालेंगे, मामी मुझे बचाओ। बहू की आवाज सुनकर के मामी उठ जाती हैं। इस दौरान डॉली गंभीर रूप से घायल हो जाती है और शूरवीर डॉली को छोड़ करके मामी पर प्रहार करने लगता है। अब डॉली और मामी दोनों लोग चिल्लाने लगते हैं कि शूरवीर मार डालेगा, बचाओ बचाओ। ये आवाज सुन करके घर के मुखिया सुभाष चंद्र और यशोदा देवी भी घर के अंदर आती हैं। तब तक मामी भी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। अब शूरवीर उसी फरसे से मामी को छोड़ करके अपने माता पिता पर प्रहार करने लगता है। तब तक ये चीखें काफी हद तक बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इन चीखों को सुन करके घर के सभी सदस्य और रिश्तेदार जाग जाते हैं और वहां इकट्ठा हो जाते हैं। तब तक पिता और माता को शूरवीर आंशिक रूप से घायल कर देता है। लोगों की भीड़ को देख करके शूरवीर घबरा जाता है और एक कमरे में चला जाता है। कमरे में जाने के बाद वो वहां से तमंचा निकाल करके लाता है और एक गोली चला देता है। ये गोली वो किसी और को नहीं बल्कि खुद को ही मार लेता है। गोली लगते ही परिवार में सन्नाटा छा जाता है। समझ में नहीं आता है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा होने लगते हैं। शूरवीर की बहन भी सोच से वापस आ जाती है। वापस आकर जब वो घर का दृश्य देखती है तो हक्की बक्की रह जाती है। उसके होश उड़ जाते हैं। उसे समझ में ही नहीं आता है कि आखिर कुछ ही देर पहले यहाँ पर क्या हो गया। तो इतनी सारी घर में भीड़ क्यों जमा है। वो अंदर जाकर देखती है तो देखती है कि सीढ़ियों के पास में उसके पति का कटा हुआ शव पड़ा है। उसके पास में ही उसके सबसे छोटे भाई भुल्लन का शव पड़ा है और भुल्लन के बगल में दीपक का शव पड़ा हुआ है। उसकी भाभी चारपाई पर गंभीर रूप से घायल है और मामी भी भाभी के बगल में जमीन पर पड़ी हुई है, वो भी गंभीर रूप से घायल है। माता पिता भी आंशिक रूप से घायल है। चारों तरफ चीखों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। इस दौरान वो गौर करती है कि भैया भाभी जिनकी कल ही शादी हुई है वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। क्या उन्हें इन चीखों की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। वो उन्हें जगाने के लिए छत पर जाती है तो वहां देखती है कि उनका शव भी धारदार हथियारों से कटा हुआ पड़ा है। किसी मौजूदा शख्स के द्वारा किसनी थाना में पुलिस को सूचित किया जाता है। तकरीबन 4 बजे पुलिस आ जाती है और वहां का हाल देखकर पुलिस के होश उड़ जाते हैं कि चारों तरफ कटी हुई लाशें पड़ी हुई हैं। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। 2 लाशें छत पर भी मिली हैं। घर का ऐसा कोई कोना नहीं जहाँ पर खून न फैला हो। घर की ऐसी कोई दीवार नहीं जहाँ खून के छींटे न पड़े हों और एक शव ऐसा पड़ा है जिसने खुद को ही गोली मार ली। पूछताछ के दौरान घर के मुखिया सुभाष चंद्र बताते हैं कि मेरा बड़ा बेटा शूरवीर अच्छा खासा कमाता नहीं था जबकि उसके छोटे भाई दोनों अच्छा खासा कमाते थे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जलन की वजह से इसने ये कांड कर दिया है। पिता ये भी बताते हैं कि इसकी नालायकियों की वजह से
मैंने इसे इस शादी में बुलाया ही नहीं था, ये अपनी मर्जी से इस शादी में आया था। अगर मुझे जरा सा भी संदेह होता कि शादी में आने के बाद ये कुछ ऐसा करेगा तो मैं इसे इस शादी में शामिल ही नहीं होने देता। इस पर कुछ पड़ोसी भी बताते हैं कि शादी में शिववीर का व्यवहार कुछ अलग ही था। इस शादी में उसने चुप्पी साध रखी थी, वो बहुत ही शांत दिखाई दे रहा था। पत्नी से पूछने के बाद पता चलता है शिववीर ने एक प्लाट ले रखा था जिसकी हर महीने उसे किस्तें भरनी पड़ती थी और वो किस्तें भरने में असमर्थ हो रहा था। इस बात को लेकर के पति पत्नी में कई बार बहस भी हुई और इस बहस के दौरान जो भी उसकी पत्नी डॉली का पक्ष ले लेता था वो उसे ही अपना दुश्मन समझ बैठा। और ये पक्ष लेने वाले कोई और नहीं बल्कि उसके ही परिवार के सदस्य थे, उसका जीजा, उसके भाई और उसके माता पिता। किसी ने ठीक ही कहा है कि इंसान अपने दुख से दुखी नहीं होता है बल्कि दूसरों के सुख से दुखी हो जाता है। शायद कहीं ना कहीं ये कहावत शिववीर पर भी सूट कर रही थी। वो अपने दुख से दुखी नहीं हो रहा था बल्कि अपने भाइयों की अच्छी खासी कमाई से दुखी हो रहा था। पुलिस को ये भी पता चलता है कि घर में 2 दिन पहले एक शादी हुई है और नई नवेली दुल्हन कल ही इस घर में आई है। इसी भीड़ में किसी ने उस नई नवेली दुल्हन के जेवर भी चुरा लिए। जो भी घर में रुपए पैसा था वो भी चुरा लिया। अब ये किसने चुराया कोई नहीं जानता। पुलिस शव को कस्टडी में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जो गंभीर और आंशिक रूप से घायल थे उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। पुलिस को डर था कहीं गंगापुर से दुल्हन के परिजन अगर यहाँ पर आ गए तो मामला बिगड़ सकता है। दुल्हन के घर वाले भी आते हैं। आखिर वो सवाल करें तो किससे करें, जवाब देने वाला भी तो कोई नहीं था। अब परिवार में डॉली है जिसका अभी इलाज चल रहा है। डॉली को 2 बच्चे हैं जो अपने दादा दादी के पास हैं। परिवार में कमाने वाला कोई नहीं रहा। शिववीर इस दुनिया से तो चला गया पर जाते जाते अपने पीछे छोड़ गया एक ऐसी कहानी जिसने हैवानियत और दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी, खून के रिश्तों का ही खून कर दिया। साथ ही साथ कुछ ऐसे प्रश्न भी छोड़ दिए जिसका जवाब या तो शिववीर दे सकता था या फिर समय। पुलिस के सामने आज भी बहुत से ऐसे सवाल हैं जिसकी गुत्थी सुलझा पाना समय पर निर्भर करता है। अगर वो अपने भाइयों से नाराज था तो उसने अपने दोस्त का कत्ल क्यों किया? आखिर क्या गलती थी उसकी बहन की जो उसने अपनी बहन को ही विधवा बना दिया? क्या करना चाहता था शिववीर जो उसने अपनी पत्नी पर भी धारदार हथियार से प्रहार करना शुरू कर दिया था? क्या मामी की ये गलती थी कि उन्होंने डॉली को बचाने की कोशिश की, या फिर ये धारदार हथियार नहीं टूटता तो इस घर में अभी और कितने कत्ल होने बाकी थे? क्या शिववीर ने शर्म की वजह से खुद को गोली मार ली या उसे डर था कि इतनी भीड़ में वो खुद को बचा नहीं पाएगा? क्या मिला शिववीर को अपने बच्चों को अनाथ करके? क्या वो अपने भाइयों से नफरत करता था? अगर भाइयों से नफरत करता था तो फिर सोनी का कत्ल क्यों किया? क्या मिला उसे अपनी बहन और अपनी पत्नी को विधवा बना करके किया? क्या वो डॉली को सच में मारना चाहता था? अंत में शिववीर ने अपने आप को ही गोली क्यों मार ली? क्या वो इस भीड़ से डर गया था या उसे अपने किए गए कार्य पर पछतावा हुआ? ऐसे बहुत से सवाल हैं जो शिववीर के घर वालों के मन में चल रहे हैं पर आज इन सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर लिखिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो खुश रहिए, खुशियां बांटिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।